यौन उत्पीड़न क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अंदर से झकझोर देता है ना? इसके जवाब बिल्कुल भी सीधे नहीं हैं और अक्सर तो हमें और ज्यादा उलझा देते हैं। तो आज हम सब मिलकर इस बेहद मुश्किल पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करेंगे। जब भी यौन उत्पीड़न की कोई खबर हमारे सामने आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्या ये किसी एक इंसान की गलती है या फिर ये हमारे समाज में पनप रही किसी बहुत गहरी बीमारी का एक लक्षण है? चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग असल में इस बारे में सोचते क्या हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब दिल्ली की सड़कों पर लोगों से सीधे सीधे पूछा गया तो जो जवाब मिले वो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक बात जो बार बार सुनने को मिली वो कपड़ों से जुड़ी हुई थी। मतलब ये सोच कि किसी के पहनावे की वजह से कोई दूसरा इंसान भड़क सकता है। जरा सोचिए, ये तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी सर्वाइवर पे ही डाल देता है। लेकिन फिर एक एकदम ही अलग नजरिया भी सामने आया। कई लोगों का मानना था कि असली जड़ तो अशिक्षा है, कि सही तालीम की कमी ही वो वजह है जो लोगों को दूसरों की इज्जत करने से रोकती है। और फिर एक ऐसा भी ख्याल सामने आया जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। ये कहना कि जिम्मेदारी दोनों तरफ की होती है, कि ये एक तरह का इनविटेशन या न्योता होता है। ये सुनना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। पर क्या हो अगर ये सब सेक्सुअल डिजायर के बारे में हो ही ना? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये यौन संतुष्टि से नहीं बल्कि किसी के अंदर भरी गहरी नफरत और हिंसा करने की चाहत से जुड़ा है। ये तो पूरी बहस को एक अलग दिशा दे देता है। तो अब हमारे पास क्या है? कपड़े, अशिक्षा, दोनों की जिम्मेदारी, नफरत, इतने सारे अलग अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे जवाब। ये कन्फ्यूजन ही हमें शायद ये बता रहा है कि हम सवाल ही गलत जगह पूछ रहे हैं। हो सकता है जवाब किसी एक इंसान में नहीं बल्कि कहीं और बहुत गहरे में छिपा हो। चलिए अब एक अलग एंगल से देखते हैं। क्या हो अगर यौन उत्पीड़न किसी एक इंसान की गलती न होकर हमारे पूरे समाज की सेहत का एक लक्षण हो? समाजशास्त्री कुछ ऐसा ही मानते हैं। वो इसे कहते हैं सामाजिक पतन। इसे ऐसे समझिए, जैसे जब किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ने लगती है तो दीवारों पर दरारें दिखने लगती हैं, है ना? यौन उत्पीड़न बिल्कुल वैसी ही एक दरार है जो ये दिखाती है कि समाज की नैतिक नींव यानी सही गलत की समझ कमजोर हो रही है। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे फैल रही सड़न का नतीजा है। और इस सड़न की जड़ में अक्सर एक सोच होती है, पितृसत्ता। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारा समाज हमें सदियों से सुनाता आया है कि पुरुष ताकतवर है और औरत का वजूद उसकी इज्जत में है। और वो इज्जत भी उसकी अपनी नहीं बल्कि उसके परिवार या समाज से जुड़ी हुई है। यही सोच जाने अनजाने में हिंसा के लिए एक माहौल तैयार कर देती है। नारीवादी लेखिका कमला भसीन ने इसी सोच को एक सीधे और ताकतवर सवाल से चुनौती दी थी। मेरी इज्जत मेरी योनि में नहीं है। आपने अपने समुदाय की इज्जत एक महिला की योनि में क्यों रख दी? ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं सम्मान की हमारी पूरी परिभाषा ही तो गलत नहीं है। समाज की बड़ी तस्वीर से हटकर अब जरा उस एक पल के अंदर चलते हैं जब कोई इंसान हमले का सामना कर रहा होता है तो ठीक उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान इसके बारे में कुछ हैरान करने वाले जवाब देता है। हमारा दिमाग एक कमाल की सर्वाइवल मशीन है। जैसे ही उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है वो फौरन एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। वो हमारे सोचने समझने वाले लॉजिकल दिमाग को एक तरह से स्विच ऑफ कर देता है और शरीर को बस 3 ऑप्शन देता है, या तो लड़ो या भागो या फिर सुन पड़ जाओ, जम जाओ। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं होता, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। और इसी वजह से याददाश्त के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो यहाँ आकर गलत साबित हो जाता है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, दिमाग कोई फिल्म नहीं बना रहा होता, वो तो बस जिंदा रहने के लिए जो जरूरी जानकारी है उसके टुकड़े पकड़ रहा होता है। और इसीलिए यादें अक्सर टूटी फूटी और बिखरी हुई होती हैं। थ्योरी अपनी जगह है, पर असल जिंदगी में ये सब कैसा महसूस होता है? इन सब बातों को समझने का सबसे बेहतर तरीका है एक सर्वाइवर की अपनी कहानी को सुनना। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि ये सब असल में होता कैसा है। ये कहानी एक पुरुष की है। वो उस पल को याद करते हैं जब 2 लोगों ने ये फैसला किया कि वो उन पर हमला करेंगे। उस एक फैसले ने उनके शरीर और दिमाग के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया।
और देखिए यहाँ वो बिल्कुल उसी न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। उन्होंने लड़ने या भागने का कोई फैसला नहीं किया, उनका शरीर बस ठह गया और वो जोर देकर कहते हैं ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, ये उनके कंट्रोल में था ही नहीं। हमले के बाद उनकी पहली सोच पुलिस के पास जाने की नहीं थी। वो बस नहाना चाहते थे, उन लोगों की गंध को खुद पर से हटाना चाहते थे। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक जिस्मानी हमला नहीं होता, ये आत्मा पर हुआ एक हमला है। तो हमने लोगों की बातें सुनी, समाज का एंगल समझा और दिमाग के विज्ञान को भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। हम किसी एक पर इल्जाम लगाने से आगे बढ़कर समाधान की तरफ कैसे जा सकते हैं? और यहीं हम इस उलझी हुई पहेली के सेंटर में पहुंचते हैं। यौन उत्पीड़न की कोई एक वजह है ही नहीं, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह है जो पितृसत्ता की सोच, कमजोर कानून, गिरते हुए नैतिक मूल्यों और ट्रॉमा के बारे में हमारी गहरी नासमझी से मिलकर बनता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर यौन उत्पीड़न सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं, बल्कि एक बीमार समाज का लक्षण है, तो असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम अपराधियों को सजा कैसे दें, बल्कि ये होना चाहिए कि हम उस समाज का इलाज कैसे करें जो ऐसी बीमारियां पैदा कर रहा है।